क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबी कोई लकीर नहीं, एक जाल है। ऐसा जाल जिसमें इंसान चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता। यह जाल भूख का नहीं, विकल्पों की कमी का होता है। रोज सुबह आंख खुलती है, लेकिन रास्ते बंद मिलते हैं। किसी गांव में जब एक बच्चा जन्म लेता है और उसके घर में पीने का साफ पानी नहीं होता, स्कूल की बिल्डिंग नहीं होती, इलाज के लिए अस्पताल नहीं होता, तो वो बच्चा अपनी गरीबी नहीं चुनता, उसे गरीबी विरासत में मिलती है। और जब पूरी दुनिया में करोड़ों लोग इसी विरासत को ढोते हैं, तब सवाल उठता है, क्या गरीबी कोई स्थायी सच्चाई है या इसे खत्म किया जा सकता है? जेफरी सैक्स एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ गरीबी को समझा, बल्कि दुनिया को दिखाया कि यह खत्म हो सकती है। उन्होंने कई देशों के नेताओं से मिलकर डेटा और रिसर्च के जरिए एक रास्ता खोजा, एक ऐसा रास्ता जो गरीब से गरीब इंसान को भी उस जाल से बाहर निकाल सकता है। इस किताब की शुरुआत एक ऐसे विश्वास से होती है कि अगर हम चाहें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए गरीबी को इतिहास बना सकते हैं। जेफरी बताते हैं कि गरीबी दो तरह की होती है, एक जो हम रोज सुनते हैं, देखते हैं, और दूसरी जिसे वो एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं। ये वो स्थिति है जहां इंसान की आमदनी इतनी कम होती है कि वो अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता, न खाना, न दवा, न शिक्षा। इस गरीबी में लोग जिंदा रहने की जद्दोजहद में ही उम्र बिता देते हैं। दुनिया के कुछ सबसे अमीर देशों में भी जेफरी को यह गहराई वाली गरीबी देखने को मिली। वो बताते हैं कि कैसे कुछ देशों ने इस जाल को तोड़ दिया, जैसे साउथ कोरिया, मलेशिया, चिली या यहां तक कि भारत के कुछ राज्य, जबकि बाकी देश अब भी उसी दुष्चक्र में फंसे हैं। वो कहते हैं कि गरीब देश सिर्फ इसलिए गरीब नहीं हैं क्योंकि वहां मेहनती लोग नहीं रहते। असल में वे गरीब हैं क्योंकि उनकी शुरुआत ही एक कमजोर आधार से होती है। जैसे बिना रोड, बिजली, स्कूल या बैंक के कोई व्यापार कैसे शुरू करेगा? सैक्स अफ्रीका के कई गांवों की कहानी साझा करते हैं जहां उन्होंने अपनी रिसर्च की। एक बार वे मलावी नाम के देश के एक गांव में गए। वहां एक महिला से उनकी बात हुई जो अपने 4 बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। उसके पास न खेती के लिए अच्छी जमीन थी, न पीने के लिए साफ पानी, न इलाज के लिए कोई क्लिनिक। उसका सपना सिर्फ इतना था, उसके बच्चे स्कूल जाएं और भूखे न सोएं। सैक्स ने देखा कि वह महिला किसी सरकारी मदद पर नहीं जीना चाहती थी। वह खुद आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके पास रास्ते नहीं थे। इसी अनुभव ने सैक्स को सोचने पर मजबूर किया, क्या हो अगर हम इन गरीब समुदायों को एक छोटा सा धक्का दें, बस इतना कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। उन्होंने देखा कि जब गांव में पानी की सुविधा आई, बच्चे स्कूल जाने लगे। जब एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बना, तो बच्चों की मौतें कम हो गईं। और जब सौर ऊर्जा की लाइट लगी, तब रात में भी लोग काम कर सके। यानी गरीबी का समाधान कोई जादू नहीं था, ये कुछ ठोस, छोटे लेकिन स्मार्ट निवेशों से हो सकता था। लेखक बताते हैं कि हम गरीबों को पैसा नहीं दे रहे, हम उन्हें अवसर दे रहे हैं। और जब किसी को अवसर मिलता है तो वह खुद अपने जीवन को ऊपर उठाने लगता है। उन्होंने जोर दिया कि गरीबी का असली इलाज सिर्फ दान या चैरिटी नहीं है, बल्कि उसे एक मिशन की तरह लेना होगा। जैसे किसी बीमारी का इलाज किया जाता है, वैसे ही गरीबी का भी इलाज हो सकता है, अगर हम उसका सही निदान करें। सैक्स ने कहा कि गरीब देशों को सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं, उन्हें रोड मैप चाहिए। एक ऐसा प्लान जिसमें साफ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी जैसे बुनियादी अधिकार हर किसी को मिले। और इसके लिए अमीर देशों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वे बताते हैं कि कैसे अगर अमीर देश अपनी जीडीपी का केवल 0.7% भी विकासशील देशों की मदद में लगाएं, तो पूरी दुनिया से चरम गरीबी को 20 वर्षों में मिटाया जा सकता है। अब तक आपने जो सुना वो सिर्फ एक शुरुआत है। गरीबी एक लक्षण नहीं, एक सिस्टम है। और जैसे कोई सिस्टम टूटता है, वैसे ही यह सिस्टम भी टूट सकता है, अगर हम चाहें, समझें और साथ मिलकर काम करें। गरीबी सिर्फ पैसा न होने की हालत नहीं है, यह उस जमी हुई स्थिति का नाम है जिसमें कोई इंसान चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसका हर कदम किसी न किसी दीवार से टकरा जाता है। जेफरी सैक्स बताते हैं कि गरीबी को समझने के लिए हमें उसके इतिहास में झांकना होगा।
यह एक दिन में नहीं आई, बल्कि सदियों के असंतुलन, नीतियों और गलत फैसलों का नतीजा है। उन्होंने अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप जैसे क्षेत्रों का दौरा किया और वहां के हालात को नजदीक से समझा। उन्होंने देखा कि कुछ देश समृद्ध हो गए, जबकि कुछ वहीं अटके रह गए। इसका कारण सिर्फ आंतरिक नहीं, बाहरी भी थे, जैसे उपनिवेशवाद, अनफेयर ट्रेड, राजनीतिक अस्थिरता और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर। एक अफ्रीकी गांव में उन्होंने देखा कि जमीन तो उपजाऊ थी, लेकिन वहां के किसान हर साल फसल खराब होने का डर लेकर जीते थे। वजह थी बीज और खाद की पहुंच न होना, क्योंकि उनके पास शुरुआती पूंजी नहीं थी। वे अच्छा बीज नहीं खरीद सकते थे, बीमार पड़ते तो दवा नहीं थी, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें घर चलाने के लिए खेतों में काम करना पड़ता था। यह एक ऐसा दुष्चक्र था जिसमें एक समस्या दूसरी को जन्म देती थी और सारी समस्याएं मिलकर इंसान को जड़ से पकड़ लेती थीं। लेखक बताते हैं कि अमीर देश जब औद्योगिकरण कर रहे थे, तब गरीब देश अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों ने एक ठोस बुनियादी ढांचा खड़ा किया। सड़कें, रेलवे, टेलीग्राफ, बैंकिंग सिस्टम, शिक्षा संस्थान, हेल्थ केयर, और इन्हीं सब ने मिलकर आर्थिक विकास की नींव डाली। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका और कुछ एशियाई देश उपनिवेशवाद की चपेट में थे। वहां से संसाधन तो निकले, लेकिन बुनियादी विकास नहीं हुआ। आज जो अंतर हम एक अमीर और गरीब देश के बीच देखते हैं, वो उसी ऐतिहासिक दोहराव की उपज है। सैक्स यह भी बताते हैं कि कुछ देशों ने उस जाल को तोड़ने की कोशिश की, जैसे भारत, जिसने हरित क्रांति के जरिए अपनी कृषि को मजबूत किया, या फिर चीन, जिसने खुले बाजारों को अपनाकर करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। लेकिन इसके बावजूद आज भी दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हर दिन $1 से भी कम में जीते हैं। उनकी चिंता यह नहीं होती कि वो कौन सी नौकरी करेंगे, बल्कि यह होती है कि अगला खाना कहां से आएगा। लेखक एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पॉवर्टी ट्रैप, यानी गरीबी का जाल। इस जाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब तक कोई बाहरी ताकत आकर उसमें से आपको खींचती नहीं, आप खुद से उससे बाहर नहीं निकल सकते। इसकी वजह यह है कि अगर आपके पास कोई पूंजी नहीं है, तो आप निवेश नहीं कर सकते। बिना निवेश के आपकी आमदनी नहीं बढ़ती। आमदनी नहीं बढ़ती तो आप फिर पूंजी नहीं बना पाते, और यही चक्र चलता रहता है। सैक्स कहते हैं कि इस जाल को तोड़ने के लिए केवल मार्केट फोर्सेस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। हम यह नहीं कह सकते कि बाजार खुद सब ठीक कर देगा, क्योंकि गरीबों के पास मार्केट में भाग लेने की ताकत ही नहीं है। अगर आपके पास कुछ खरीदने की ताकत ही नहीं, तो बाजार आपके लिए कुछ बनाएगा ही क्यों? इसलिए जरूरत है सार्वजनिक निवेश की, यानी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा सीधे गरीब समुदायों में पूंजी डालने की। लेखक ने यूएन, वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ मिलकर कई देशों के लिए पॉवर्टी इरेडिकेशन प्लान्स बनाए। उन्होंने साफ किया कि हम गरीबी को खत्म करने की बात कर सकते हैं, अगर हम उसे ठीक से नाप सकें, समझ सकें और उसके लिए ठोस रणनीति बना सकें। और यही रणनीति है क्लिनिकल इकोनॉमिक्स, यानी आर्थिक समस्याओं को एक डॉक्टर की तरह देखना। जैसे डॉक्टर पहले मरीज की जांच करता है, उसकी बीमारी को पहचानता है और फिर दवा देता है, वैसे ही हर देश की गरीबी का इलाज उसके हालात के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। वो बताते हैं कि सिर्फ पैसा फेंक देना हल नहीं है, असल रणनीति है सही समय पर, सही जगह पर, सही साधनों का इस्तेमाल। उन्होंने एक उदाहरण दिया, युगांडा में जब कुछ गांवों में सिर्फ मच्छरदानी बांटी गई, तो वहां मलेरिया से बच्चों की मौत में भारी कमी आई। इसका असर यह हुआ कि बच्चों की तबीयत सुधरी, वे स्कूल जाने लगे और कुछ ही वर्षों में वहां की शिक्षा दर बढ़ गई। यानी एक छोटी सी हेल्थ इन्वेस्टमेंट का असर शिक्षा और भविष्य दोनों पर पड़ा। सैक्स कहते हैं कि हमें गरीबी को सिर्फ अभाव के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे एक जटिल ढांचे की तरह देखना होगा, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, राजनीति सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी एक जगह सुधार करें तो उसका असर बाकी जगहों पर भी पड़ता है, और अगर सब कुछ साथ में सुधारा जाए तो नतीजे कई गुना बेहतर होते हैं। इस सोच से उन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स
यानी MDGs पर काम किया। ये ऐसे 8 लक्ष्य थे जो दुनिया भर की सरकारों ने तय किए थे, जैसे कि भूखमरी खत्म करना, हर बच्चे को शिक्षा देना, महिलाओं को समान अधिकार देना, HIV एड्स जैसी बीमारियों को रोकना और पर्यावरण को बचाना। उनका मानना था कि अगर हम इन 8 बुनियादी लक्ष्यों पर केंद्रित काम करें तो चरम गरीबी को सचमुच खत्म किया जा सकता है। आखिर में सैक्स यह समझाते हैं कि गरीबी को देखने का नजरिया बदलना होगा। हमें गरीबों को सिर्फ दया के पात्र नहीं बल्कि सहयोगी बनाना होगा। वे सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि विकास के साथी बन सकते हैं, अगर उन्हें वो टूल्स और अवसर दिए जाएं जिनसे वो खुद आगे बढ़ सकें। गरीबी के जाल को काटने की पहली शर्त है भरोसा, और सैक्स इस बात में भरोसा रखते हैं कि इंसानियत मिलकर इस भरोसे को सच्चाई में बदल सकती है। जब हम गरीबी की बात करते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि इंसान के पास एक सबसे बड़ा हथियार होता है, ज्ञान। शिक्षा और जानकारी ही वो पहली सीढ़ी है जिससे कोई व्यक्ति गरीबी के अंधेरे से बाहर निकल सकता है। लेकिन क्या होगा जब इस सीढ़ी का कोई नामो निशान ही ना हो? जब एक बच्चा अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर स्कूल तक न जा सके क्योंकि रास्ता नहीं है, या घर में इतना भी पैसा न हो कि किताबें खरीदी जा सकें। जेफरी सैक्स बताते हैं कि शिक्षा सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारी नहीं होती, यह एक पूरी व्यवस्था है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो तब बनता है जब परिवार, स्कूल, स्वास्थ्य, बिजली, भोजन और समाज सब साथ आते हैं। उनकी यात्रा उन्हें बार बार एक ही सच्चाई के सामने खड़ा करती थी। गरीब समुदाय के बच्चों में वही प्रतिभा होती है जो किसी भी अमीर देश के बच्चे में होती है, लेकिन उन्हें वह प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता जिस पर वो अपना हुनर दिखा सकें। एक बार सैक्स अफ्रीका के एक गांव में एक 12 साल के लड़के से मिले जो अपने भाई की स्कूल की पुरानी किताबें चुपचाप पढ़ता था। उसके माता पिता के पास स्कूल भेजने के पैसे नहीं थे, लेकिन वह बच्चा हर दिन खेतों में काम करके जो भी समय बचता उसमें पढ़ाई करता। जब सैक्स ने उसकी पढ़ने की क्षमता देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर ऐसे बच्चों को बस थोड़ा समर्थन मिले तो ये बच्चे गरीबी की परिभाषा बदल सकते हैं। लेकिन शिक्षा अकेले समाधान नहीं है। अगर बच्चा स्कूल जाता है और बीमार होकर वापस आता है तो वो किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं। यही कारण है कि सैक्स ने शिक्षा और स्वास्थ्य को एक साथ देखा, जैसे शरीर और आत्मा। उन्होंने देखा कि जब किसी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, मलेरिया जैसी बीमारियों पर नियंत्रण पाया जाता है, तो बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में बढ़ जाती है। बीमारी और गरीबी का रिश्ता बहुत गहरा होता है, एक दूसरे को बढ़ाते हैं और एक साथ ही मिटाए जा सकते हैं। सैक्स ने कई देशों के साथ मिलकर ऐसे मॉडल तैयार किए जो एक साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और रोजगार पर काम करते थे। उन्होंने यह भी समझाया कि टेक्नोलॉजी कैसे इस बदलाव में एक क्रांति ला सकती है। मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसे साधनों ने गांव-गांव तक जानकारी पहुंचाना आसान कर दिया। किसानों को मौसम की जानकारी मिलने लगी। उन्हें पता चला कि किस फसल के लिए कौन सा बीज अच्छा रहेगा, बाजार में किस दाम पर अनाज बिक रहा है। इन छोटे छोटे बदलावों ने गांवों की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। सैक्स ने माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स की बात भी की, यानी छोटे लेकिन असरदार निवेश जो गरीब लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब एक गांव की महिला को $100 का माइक्रो लोन मिला तो उसने एक सिलाई मशीन खरीदी। उसने कपड़े सिलने शुरू किए, अपने बच्चों को स्कूल भेजा और धीरे धीरे आसपास की औरतों को भी सिखाने लगी। ऐसे एक निवेश ने न सिर्फ एक परिवार को बल्कि पूरे गांव की सोच को बदल दिया। उन्होंने यह भी बताया कि इन बदलावों में स्थानीय नेतृत्व की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। सिर्फ बाहर से मदद भेज देने से गरीबी खत्म नहीं होती, जब तक उस मदद को जमीन पर उतारने वाले लोग प्रेरित और जागरूक न हों। सैक्स ने मिलेनियम विलेजेस प्रोजेक्ट शुरू किया था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें उन्होंने कुछ गांवों को चुना और वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के क्षेत्रों में एक साथ काम किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। कुछ ही सालों में इन गांवों की औसत आय बढ़ गई, बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बेहतर हुई और स्वास्थ्य सेवाओं का असर साफ दिखा। वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि गरीबी सिर्फ संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि सिस्टम की कमी से होती है।
अगर सिस्टम काम करे तो एक गरीब व्यक्ति भी अपनी मेहनत और प्रतिभा से आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब सिस्टम ही टूट चुका हो, कोई सड़क ना हो, कोई स्कूल ना हो, बिजली ना हो, बैंक ना हो, तो फिर मेहनत भी कहीं थक कर बैठ जाती है। सैक्स टेक्नोलॉजी को गरीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि टेक्नोलॉजी का फायदा तभी होता है जब उसे लोगों की पहुंच में लाया जाए। जैसे मोबाइल बैंकिंग ने अफ्रीका में लाखों लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ा। जिनके पास कभी बैंक खाता नहीं था, अब वे मोबाइल से लेन देन कर सकते हैं। यह सिर्फ सुविधा नहीं थी, यह आत्मनिर्भरता थी। एक गांव में उन्होंने देखा कि जब सौर ऊर्जा की छोटी इकाइयां लगाई गईं, तो वहां की महिलाएं रात में भी सिलाई और अन्य कुटीर उद्योग करने लगीं। पहले जहां अंधेरा होते ही काम रुक जाता था, अब वो महिलाएं ज्यादा काम कर सकीं, ज्यादा कमाई कर सकीं और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बना सकीं। यह सिर्फ बिजली नहीं थी, यह उम्मीद की रोशनी थी। सैक्स यह समझाते हैं कि गरीबी एक बहुआयामी समस्या है और इसका समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए। कोई एक योजना बनाने वाला या कोई एक संस्था इसे अकेले नहीं बदल सकती। इसमें स्थानीय सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, निजी कंपनियां, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और सबसे जरूरी आम लोग, सबको मिलकर काम करना होगा। यह सिर्फ पॉलिसी की नहीं, नीयत की लड़ाई है। लेखक यह मानते हैं कि अगर हर गांव, हर क्षेत्र को उसकी जरूरतों के हिसाब से समझकर वहां छोटे छोटे लेकिन सही निवेश किए जाएं, तो पूरी दुनिया से अत्यधिक गरीबी को कुछ ही दशकों में मिटाया जा सकता है। उन्होंने इसे एक कदम दर कदम मिशन की तरह पेश किया, एक ऐसा मिशन जिसमें हर इंसान एक सहयोगी बन सकता है, अगर वह जानता हो कि उसका छोटा सा योगदान भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि गरीबी इतनी पुरानी और जटिल समस्या है कि इसका हल शायद किसी के पास नहीं। लेकिन जेफरी सैक्स ने जब अपने अनुभव, शोध और दुनिया के दर्जनों देशों में बिताए गए वर्षों को एक साथ देखा, तो उनके सामने एक स्पष्ट, ठोस और असरदार योजना बनकर उभरी। यह कोई भावनात्मक अपील नहीं थी, बल्कि आंकड़ों, मैपिंग, ग्राफ्स और एक्शन प्लान पर आधारित वास्तविक रोड मैप था। एक ऐसा प्लान जिसे अगर सही ढंग से लागू किया जाए तो 2025 तक दुनिया से अत्यधिक गरीबी को पूरी तरह खत्म किया जा सकता था। सैक्स ने इस पूरी योजना की शुरुआत एक सिद्धांत से की, बिग पुश यानी बड़ा धक्का। उनका मानना था कि गरीब देश या समुदाय जब बहुत नीचे होते हैं तो उन्हें ऊपर उठाने के लिए सिर्फ छोटी मददें काफी नहीं होती। जैसे किसी कुएं में गिरा आदमी अगर बहुत गहराई में है तो ऊपर से रस्सी फेंकना या सलाह देना काफी नहीं, आपको खुद अंदर उतरकर उसे खींचकर निकालना होगा। उसी तरह गरीब देशों को भी शुरुआती स्तर पर एक बड़ा पूंजी निवेश देना होगा ताकि वो खुद अपनी रफ्तार पकड़ सकें। यह पूंजी सिर्फ पैसे के रूप में नहीं, बल्कि सिस्टम बिल्डिंग के रूप में होनी चाहिए, जैसे गांव में सड़कें बनाना, पानी और सिंचाई की व्यवस्था करना, प्राथमिक स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी देना, स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करना और टेक्नोलॉजी के उपयोग को आसान बनाना। सैक्स ने इस योजना को 5 प्रमुख स्तंभों में बांटा: स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और फाइनेंस। उन्होंने बताया कि अगर इन 5 क्षेत्रों में एक साथ और संतुलित निवेश किया जाए तो बहुत कम समय में गरीबी के आंकड़े तेजी से नीचे आने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब एक गांव में अच्छी सिंचाई और उर्वरक की सुविधा मिली तो वहां की फसल दोगुनी हो गई। जब फसल दोगुनी हुई तो आमदनी बढ़ी। जब आमदनी बढ़ी तो बच्चों को स्कूल भेजा गया, यानी कृषि में सुधार का असर सीधे शिक्षा पर पड़ा। वह बताते हैं कि गरीबी को मिटाने के लिए सिर्फ 1 साल या एक चुनावी घोषणा पर्याप्त नहीं, बल्कि कम से कम 15-20 साल की लगातार योजना और अमल चाहिए। इसी सोच को उन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (MDGs) के रूप में प्रस्तुत किया। ये 8 वैश्विक लक्ष्य थे जिन पर 2000 में दुनिया के लगभग सभी देशों ने सहमति दी थी। इनमें शामिल थे अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना, हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देना, महिलाओं को बराबरी देना, बाल मृत्यु दर कम करना, प्रसव के समय मातृ मृत्यु दर को कम करना,
HIV एड्स जैसी बीमारियों से लड़ना, पर्यावरण को संरक्षित करना और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सैक्स ने विस्तार से गणनाएं की और बताया कि अगर दुनिया के अमीर देश अपनी राष्ट्रीय आय का मात्र 0.7% यानी हर 100 रुपये में सिर्फ 70 पैसे गरीब देशों के विकास में लगाएं, तो आने वाले 20 वर्षों में चरम गरीबी को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यह कोई दान नहीं होगा, यह एक निवेश होगा जो भविष्य में स्थिर और शांतिपूर्ण दुनिया बनाएगा, जहां युद्ध, महामारी और शरणार्थी संकट जैसे मुद्दे खुद ही कम हो जाएंगे। उन्होंने गहराई से बताया कि क्यों यह निवेश फायदेमंद है, क्योंकि गरीबी सिर्फ गरीब देशों की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि से जुड़ी है। जब किसी देश में गरीबी होती है तो वहां अशांति, आतंकवाद, बीमारी और पलायन जैसे संकट उभरते हैं, और ये समस्याएं सीमाओं में नहीं बंधती, ये ग्लोबल बन जाती हैं। इसलिए अगर अमीर देश अपने संसाधनों का एक छोटा सा हिस्सा भी साझा करें, तो वे एक बेहतर, सुरक्षित और स्थिर दुनिया बना सकते हैं। सैक्स ने बताया कि इस योजना की सफलता के लिए पारदर्शिता और स्थानीय भागीदारी बेहद जरूरी है। गरीब देशों की सरकारों को जवाबदेह बनाना होगा ताकि मिले हुए संसाधनों का सही इस्तेमाल हो। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी, ट्रैकिंग सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय लोगों को योजना बनाने और लागू करने की प्रक्रिया में शामिल करना होगा ताकि वे खुद अपनी तरक्की के साझेदार बने, सिर्फ लाभार्थी नहीं। उन्होंने इस रोड मैप का एक प्रैक्टिकल मॉडल मिलेनियम विलेजेस प्रोजेक्ट के रूप में भी लागू किया, जिसमें उन्होंने 10 देशों के 69 गांवों में 5 सालों तक यह रणनीति लागू की। नतीजे चौंकाने वाले थे। किसानों की आमदनी में भारी इजाफा, बच्चों की स्कूल उपस्थिति में वृद्धि, मलेरिया जैसी बीमारियों में भारी गिरावट और महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय सुधार। यह सिद्ध हुआ कि जब 5 स्तंभों में साथ साथ निवेश होता है तो गरीबी खुद पीछे हटती है। जेफरी सैक्स यह भी बताते हैं कि आज हमारे पास हर वो संसाधन, तकनीक और जानकारी है जिससे हम इस मिशन को पूरा कर सकते हैं। अब जो कमी है वह है राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामूहिक संकल्प की। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि गरीबी कोई प्राकृतिक समस्या नहीं है, यह मानव निर्मित व्यवस्था की उपज है और इसे इंसान ही बदल सकता है। सैक्स की भाषा में यह एक नैतिक जिम्मेदारी है। यह कोई चैरिटी या उदारता नहीं है, यह इंसानियत की मूल आत्मा से जुड़ा सवाल है। क्या हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां कुछ लोग अरबों में खेलें और कुछ लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरसें? या हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर इंसान को जीने का बुनियादी हक मिले? किसी भी बड़ी समस्या का हल केवल समझ और रणनीति से नहीं होता, जब तक कि उसमें इच्छा शक्ति और सहभागिता न हो। जेफरी सैक्स बार बार इस बात को दोहराते हैं कि गरीबी को खत्म करने की सबसे बड़ी बाधा संसाधनों की नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। उन्होंने देखा कि जब तक किसी देश की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और समाज मिलकर एक साथ काम नहीं करते, तब तक गरीबी को मिटाने का सपना ही बना रहता है। उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे कुछ देशों में नेताओं की प्रतिबद्धता ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई को दिशा दी। जैसे युगांडा में, जहां शिक्षा को मुफ्त किया गया तो स्कूलों में बच्चों की संख्या कई गुना बढ़ी, या घाना में, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित निवेश हुआ, जिससे बच्चों की मृत्यु दर में भारी गिरावट आई। इन फैसलों से सैक्स ने यह सीखा कि अगर राजनीतिक नेतृत्व वास्तव में जनता के जीवन को बेहतर बनाना चाहे तो सीमित संसाधनों में भी बहुत कुछ संभव है। लेकिन वहीं उन्होंने यह भी देखा कि कुछ देशों में केवल दिखावे की योजनाएं बनाई जाती हैं, जिनका जमीन पर कोई असर नहीं होता। सैक्स बताते हैं कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी केवल आंकड़े सुधारने की होड़ में लगे रहते हैं, असली बदलाव की बजाय कागजी कामों से। ऐसे माहौल में जब संसाधन खर्च होते हैं लेकिन परिणाम नहीं दिखते, तो जनता का भरोसा भी डगमगाने लगता है। इसीलिए सैक्स ने अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को एक केंद्रीय तत्व माना। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक कोई योजना पारदर्शी नहीं होगी,
और जब तक लोग यह नहीं जानेंगे कि पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, तब तक असली बदलाव नहीं आ सकता। इसके लिए उन्होंने तकनीक का सहारा लेने की बात की, जैसे मोबाइल बेस्ड मॉनिटरिंग, ऑनलाइन ट्रैकिंग और रियल टाइम फीडबैक सिस्टम। जब एक गांव का व्यक्ति खुद यह देख सके कि उसके गांव में पानी की टंकी कब बनेगी, सड़क कब डालेगी और बच्चों को कितनी बार खाना मिलेगा, तब वह केवल दर्शक नहीं रहता, वह उस बदलाव का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जितनी जरूरी जवाबदेही है, उतनी ही जरूरी है वैश्विक भागीदारी। सैक्स ने बताया कि गरीबी कोई एक देश की समस्या नहीं है, इसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है, चाहे वह आतंकवाद हो, महामारी हो, प्रवासन हो या फिर पर्यावरणीय संकट। जब दुनिया एक गांव बन चुकी है, तब किसी एक को छोड़ देना खुद को भी नुकसान पहुंचाना है। यही सोचकर सैक्स ने अमीर और गरीब देशों के बीच एक नई साझेदारी की मांग की, जिसमें दोनों पक्ष अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझें। अमीर देशों से उन्होंने आग्रह किया कि वे अपनी जीडीपी का 0.7% विकासशील देशों की मदद में दें, लेकिन यह केवल दान न हो बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो। उन्हें बताया गया कि जब गरीब देश स्थिर और समृद्ध बनेंगे तो वह अमीर देशों के लिए भी नए बाजार, नए साझेदार और स्थिर पड़ोसी बनेंगे। इसका अर्थशास्त्र भी फायदेमंद है और नैतिक दृष्टिकोण से भी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब दुनिया के कुछ हिस्से अंधेरे में डूबे रहेंगे, तब रोशनी कहीं भी पूरी नहीं होगी। दूसरी ओर उन्होंने गरीब देशों से भी अपेक्षा रखी। सैक्स ने कहा कि केवल बाहरी मदद से गरीबी खत्म नहीं हो सकती, जब तक कि भीतर से ईमानदार प्रयास न हो। भ्रष्टाचार, लचर प्रशासन, अनावश्यक राजनीति, ये सारी चीजें योजनाओं को धीमा कर देती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मदद के साथ साथ खुद को सुधारना भी जरूरी है। उन्होंने स्थानीय नेतृत्व, महिला सहभागिता और युवाओं को नीति निर्माण में जोड़ने की सिफारिश की, ताकि समाज अपने भीतर से भी बदलाव को जन्म दे सके। सैक्स ने ग्लोबल कॉम्पैक्ट जैसी पहलों को भी समर्थन दिया, जिसमें सरकारें, एनजीओ, कॉरपोरेट और स्थानीय समुदाय साथ मिलकर काम करें। जैसे एक गांव में स्कूल की बिल्डिंग सरकार बनाए, उसमें पढ़ाने वाले टीचर किसी एनजीओ के जरिए आएं, कंप्यूटर एक निजी कंपनी दान करे और गांव वाले उसकी सुरक्षा और सफाई की जिम्मेदारी लें, तब असल बदलाव होता है। उन्होंने ऐसे कई मॉडल प्रस्तुत किए जहां इस तरह की कोलैबोरेटिव एक्शन ने असंभव को संभव कर दिखाया। उनकी किताब में एक खास घटना का जिक्र है, जब एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने नेताओं से कहा, आप केवल भाषण मत दीजिए, एक तारीख दीजिए जब तक इस धरती से अत्यधिक गरीबी को समाप्त कर दिया जाएगा। यह सुनकर कुछ लोग हंसे, कुछ चुप रह गए, लेकिन कुछ ने इसे गंभीरता से लिया। यहीं से 2025 का लक्ष्य सामने आया, एक ऐसा वर्ष जिसे उन्होंने पूरी दुनिया से गरीबी खत्म करने का आखिरी समय माना। सैक्स की यह सोच किसी कल्पना पर आधारित नहीं थी। उन्होंने दुनिया के हर कोने से डेटा इकट्ठा किया, बजट बनाए, रणनीतियां तैयार कीं और बताया कि कैसे हर देश के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा सकता है, उस देश की आबादी, संसाधनों, जरूरतों और संस्कृति के हिसाब से। उन्होंने यह भी बताया कि यह सब कुछ संभव है अगर दुनिया के सबसे ताकतवर लोग इसे एक प्राथमिकता माने। वे बार बार इस बात को कहते हैं कि गरीबी को खत्म करने के लिए क्रांति की जरूरत नहीं, बल्कि नीति, नियत और निरंतरता की जरूरत है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति वही होती है जिसमें कोई बंदूक नहीं चलती, बस सोच बदलती है। इसलिए उन्होंने क्लिनिकल इकोनॉमिक्स को फिर दोहराया। हर देश की गरीबी की वजहें अलग हैं और इलाज भी अलग होना चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर एक ही दवा हर मरीज को नहीं देता, वैसे ही हर देश की आर्थिक योजना उसकी खास परिस्थितियों के अनुसार बननी चाहिए। और जब यह संवेदनशीलता नीति में झलकेगी, तभी वह सच्चे अर्थों में बदलाव लाएगी। जेफरी सैक्स ने जब पहली बार यह किताब लिखनी शुरू की थी, तब उनके पास ढेर सारे आंकड़े, देश देश की यात्राओं के अनुभव और विकास योजनाओं की फाइलें थीं। लेकिन उनके पास एक और चीज थी, एक सपना। एक ऐसा सपना जिसे आंकड़ों से परे इंसान की आत्मा से जोड़ा जा सके। वह सपना था गरीबी को इतिहास बनाना और आने वाली पीढ़ियों को यह बताना कि हां, कभी दुनिया में गरीबी नाम की चीज थी, लेकिन अब नहीं। इस सपने के लिए उन्होंने दुनिया से एक सवाल पूछा, क्या हम तैयार हैं?
यह सवाल आसान नहीं था, क्योंकि इसका जवाब केवल नीति, धन या संस्था नहीं दे सकते थे। इसका जवाब हर आम इंसान को देना था। क्या हम सच में वो दुनिया चाहते हैं जहां किसी मां को अपने बच्चे को भूख से तड़पते देखने की मजबूरी न हो? क्या हम चाहते हैं कि कोई बच्चा सिर्फ इसलिए मर जाए क्योंकि उसे 20 रुपये की दवा नहीं मिल पाई? सैक्स इस भाग में बहुत भावनात्मक लेकिन ठोस भाषा में बताते हैं कि गरीबी का समाधान नीतियों से शुरू होता है, लेकिन उसका अंत दयालुता और साझेदारी में होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर हम गरीबी को केवल एक समस्या के रूप में देखेंगे तो हम उसे हल नहीं कर पाएंगे। हमें उसे इंसानों के अनुभव, उनकी पीड़ा और उनकी संभावनाओं के रूप में देखना होगा। उन्होंने इस सोच को बदलने के लिए कई कहानियां साझा की, जैसे एक अफ्रीकी महिला जो बिना किसी मदद के अपने गांव में खेती करती थी, और जब उसे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम से मदद मिली तो वह पूरे गांव की महिलाओं को प्रशिक्षित करने लगी। एक दूसरा उदाहरण एक छोटे से स्कूल का था जहां बिजली नहीं थी, लेकिन बच्चों ने चौक और स्लेट से गणित सीखकर इंटरनेशनल टेस्ट में टॉप किया। ये कहानियां सिर्फ गरीबी से निकलने की नहीं थीं, ये जिद और जज्बे की कहानियां थीं। सैक्स यह भी मानते हैं कि अगर हम गरीबी को वाकई मिटाना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की सोच को बदलना होगा। हमें यह मानना होगा कि गरीब लोग अयोग्य नहीं होते, उनके पास बस संसाधन नहीं होते। अगर उन्हें वही अवसर, वही शिक्षा, वही हेल्थ केयर, वही टेक्नोलॉजी दी जाए जो किसी अमीर देश में मिलती है, तो वे भी आगे बढ़ सकते हैं और शायद उससे भी बेहतर कर सकते हैं। लेखक ने यह स्पष्ट किया कि अब कोई तकनीकी बाधा नहीं बची है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, सस्ती बिजली के विकल्प हैं, फसल बढ़ाने के आधुनिक तरीके हैं, मोबाइल बैंकिंग है, ऑनलाइन शिक्षा है, सब कुछ है। जो नहीं है वो है संकल्प, नीति की निरंतरता और वास्तविक करुणा। उन्होंने यह भी बताया कि गरीब देश सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम उन्हें शिक्षा देंगे तो वहां से वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक और लीडर्स निकलेंगे। अगर हम उन्हें टेक्नोलॉजी देंगे तो वो अपने क्षेत्र में इनोवेशन लाएंगे, और अगर हम उन्हें गरिमा देंगे तो वो खुद भी दूसरों की मदद करने लगेंगे। गरीबी मिटाना केवल उन्हें ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि पूरी मानवता को एक नई ऊंचाई देना है। सैक्स ने अंत में कुछ बेहद प्रभावशाली शब्द कहे। दुनिया को 2 हिस्सों में मत बांटो, गरीब और अमीर। इस धरती पर हम सब एक ही नाव में हैं। अगर नाव का एक सिरा डूबेगा तो पूरा जहाज डूबेगा। उन्होंने कहा कि गरीबी मिटाने की सबसे पहली शर्त यही है कि हम यह मान लें कि हर बच्चा, हर महिला, हर बुजुर्ग, चाहे वो कहीं भी हो, हमारे परिवार का हिस्सा है, और हम किसी अपने को भूखा, बीमार या अशिक्षित नहीं छोड़ सकते। उन्होंने इस किताब को एक कॉल टू एक्शन के रूप में लिखा था, एक ऐसी पुकार जो हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दे कि वो इस मिशन में क्या योगदान दे सकता है। सैक्स ने यह कभी नहीं कहा कि यह काम आसान होगा, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि यह काम संभव है। और जब कोई चीज संभव होती है तो अगर हम उसे न करें तो यह हमारी नैतिक असफलता है। इस किताब का अंत एक स्पष्ट विचार के साथ होता है, वी कैन एंड पॉवर्टी, वी मस्ट एंड पॉवर्टी एंड वी विल एंड पॉवर्टी। सैक्स मानते हैं कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस युग की पहचान उसके टावरों या टेक्नोलॉजी से नहीं होगी, बल्कि इससे होगी कि क्या इस युग ने गरीबी को हराया या नहीं। अब फैसला हम सबके हाथ में है। ये कोई सरकार, कोई संगठन या कोई बड़ी हस्ती अकेले नहीं कर सकती। ये एक साझा मिशन है जिसमें हर इंसान, हर आवाज, हर मदद मायने रखती है। अगर एक स्कूल में एक बच्चा भूखा है तो यह पूरी मानवता की हार है, और अगर वो बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है तो यह पूरी मानवता की जीत है। गरीबी को खत्म करना एक सपना है, लेकिन यह सपना अब सिर्फ शब्दों में नहीं, कदमों में बदलने का समय आ गया है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि गरीबी कोई तकदीर नहीं बल्कि एक बदली जा सकने वाली हकीकत है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर आगे न बढ़ें, इसे शेयर करें ताकि कोई और भी यह जान सके कि बदलाव संभव है। हम हर दिन ऐसी कहानियां लाते हैं जो सोच बदलती हैं, नजरिया बदलती हैं और जिंदगी को एक नई दिशा देती हैं।
अगर आप भी बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं आप इस बदलाव की यात्रा में अपना पहला कदम क्या उठाएंगे, क्योंकि एक वीडियो, एक विचार और एक आवाज दुनिया बदल सकती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई किताब और एक नई उम्मीद के साथ।